हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा सी प्रोग्रामिंग का ये सीरीज चल रहा है जिसका आज ये 5th वीडियो रहने वाला है। अगर अभी तक आप पीछे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता देना चाहूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहां से आपको इकट्ठा वीडियो सी प्रोग्रामिंग का मिल जाएगा। अच्छा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो मेरा 4th वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे कि सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस किए थे कि सी प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। इसको भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करके एरिया ऑफ सर्किल फाइंड किए थे, जिसमें हम बहुत डिटेल में उस इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिटेल में प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किए हैं। और साथ ही साथ हम सी प्रोग्राम के लाइब्रेरी को कैसे देखते हैं, उसके लाइब्रेरी को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अभी तक ये वीडियो आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये 5th वीडियो है जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल और साथ ही साथ हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लूपिंग का स्टेटमेंट होता है, स्विच केस का स्टेटमेंट होता है और साथ ही साथ जंप स्टेटमेंट होता है। ये 4 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको लूपिंग स्टेटमेंट पर रहने वाला है। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है इसमें पढ़ाने का जो तरीका है, आपको सबसे पहले थ्योरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद इस वीडियो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में जो है उस थ्योरी का प्रैक्टिकल प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब कोशिश कर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पर ध्यान देना है, तो थ्योरी समझ के आपको प्रैक्टिकल को भी देखना है कि प्रैक्टिकल उसको कैसे करते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू फुलफिल द कंडीशंस इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो अभी हम एक बात बता देते हैं कि आपको एक फिगर के माध्यम से कंट्रोल स्ट्रक्चर का सारा कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, जहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर से भी पहले हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, वो होता था सिंपल विदाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर था। उसमें था क्या, कोई कंडीशन था नहीं, सोचना कुछ था नहीं, सीधे सीधे हम प्रोग्राम को लिखते चले जाते थे। लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है और पहले क्या है, जैसे देखिए फिगर के माध्यम से, जैसे अगर कहीं मंजिल पर पहुंचना है हमको, वहां मंजिल पर पहुंचने का अगर हमको एक ही रास्ता हो, तो सिंगल रास्ता हो, तो वहां पर जो है हमको कोई किसी तरह का भी सोचना नहीं है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सीधे सीधे चलते चलते हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कोई भी डिसीजन लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर सोचना नहीं होता है। ये सिंगल पाथ का कॉन्सेप्ट है। अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर से पहले जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, जैसे 2 नंबर को ऐड करना या एरिया ऑफ सर्किल निकालना या कोई भी प्रोग्राम जो बेसिक जो विदाउट कंडीशन का था, वो सब सिंगल पाथ का फिगर डिनोट कर रहा है, जिसमें कोई कंडीशन सोचना नहीं था कि कहाँ हमको जाना है, सीधे स्टार्ट हुआ, वहां से हम मंजिल तक पहुंच गए। ये सिंगल पाथ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की ओर, तो इसमें मल्टी पाथ होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से हमको इस रास्ते से जाना बेटर होगा कि ये रास्ते से जाना इस मंजिल पर बेटर होगा। तो हम यहाँ से जो भी रास्ते को सेलेक्ट करते हैं वो मेरे लिए ट्रू ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब क्या, अगर हम मान लीजिए कि इस रास्ते से चलते हैं तो इस समय हम मेरे लिए ये रास्ता जो है वो ट्रू पाथ कहला जाएगा
और ये रास्ता उस समय फॉल्स कहाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर जाके अगर मोर देन वन पाथ हो, मोर देन वन कंडीशंस हो, वहाँ पर हम कंडीशन को सोचते हैं कि किस कंडीशन के वर्क को परफॉर्म किया जाए। इसी चीज़ को हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू इस फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहुँचते हैं तो यहाँ से हम सीधा सीधा भी निकल सकते हैं या इस तरह से मुड़ के भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर हमको सोचना पड़ा, यही कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और यहाँ से अभी अगर हम इस रास्ते को सिलेक्ट किए तो ये रास्ता मेरे लिए ट्रू हो गया और ये वाला रास्ता फॉल्स है। अब हम ये रास्ता की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है हम यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो एक रास्ता तो ऐसे है, यहाँ से डायरेक्ट मंजिल पहुँच गए, चाहे दूसरा रास्ता इस तरह से घूम के फिर आके यहाँ से इस रास्ते पे पहुँचे। तो यहाँ पर भी जाके हमको कंडीशन को देखना पड़ा, चेक करना पड़ा कि एक्चुअली हमको जाना किधर से बेटर होगा। तो यहाँ पर सोचना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा। इसी डिसीजन लेने के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो ये फिगर उम्मीद करते हैं कि फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए हम इस रास्ते को ना सेलेक्ट करके हम इस रास्ते को सेलेक्ट करते हैं तो ये रास्ता मेरे लिए फॉल्स हो जाएगा और ये रास्ता ट्रू हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक रास्ता इधर से जाता है और एक रास्ता नीचे से जाता है। तो हम इसमें से जिस रास्ते को भी सेलेक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे यहाँ पर जाना तो ऊपर से बेटर होगा कि नीचे से बेटर होगा। तो यहाँ पर यही कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन लेने का कॉन्सेप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर का है, जिसमें दो बात होता है, एक होता है ट्रू बात, एक होता है फॉल्स बात। अगर जिस रास्ते को सिलेक्ट कर रहे हैं पूरा उस रास्ते को फॉलो कर लिए तो वो मेरे लिए ट्रू हो गया, और जिस रास्ते को हम फॉलो नहीं किए तो वो मेरे लिए फॉल्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं फिगर के माध्यम से कंट्रोल स्ट्रक्चर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम बहुत अच्छे तरह से समझा चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट को आज बहुत ही डिटेल में कंप्लीट को पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरह के कंडीशन को फुलफिल करना होता है। तो देखिए सबसे पहले, इन दिस स्टेटमेंट वी चेक द कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द बॉडी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट में होता क्या है ना, सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन लेने के बाद जिस तरह का डिसीजन होगा उस हिसाब से उसका कंडीशन को चेक करेंगे और उस तरह से बॉडी एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरह का जो कंसेप्ट है ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाता है। अब चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप्स का है वो देख लेते हैं। तो अब सबसे पहला आता है आपका इफ का कॉन्सेप्ट। ये इफ जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का है, उसके बाद इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, और साथ ही साथ नेस्टेड इफ। ये चार तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी बारी बारी से हम इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ सारे का हम बारी बारी से थ्योरी और उसके बाद प्रोग्राम देखेंगे और साथ ही साथ सिस्टम पर कैसे ये एग्जीक्यूट करता है उसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इफ से। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में, चलिए टाइप्स ऑफ इसमें इफ से शुरुआत करते हैं हम। इफ है क्या, तो इसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ है कि दिस स्टेटमेंट चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड द ट्रू बॉडी विल बी एग्जीक्यूट अदरवाइज नॉट। इसमें इसका काम क्या है कि हम सबसे पहले किसमें कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया मतलब फॉल्स होगा तो उस समय बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका ये इफ का स्टेटमेंट है। जैसे सिंटेक्स से समझ लेते हैं, सिंटेक्स क्या है, तो इफ और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालते हैं और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर उसका ट्रू बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो उस तरह से बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल से एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन। अगर हमको एक नंबर लेना है तो उस नंबर को चेक करना सिर्फ इवन, ऑड नहीं, सिर्फ इवन। देखिए सबसे पहले एक बात बता देना चाहूंगा, अगर सारा नंबर सिर्फ इवन ही होता तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर उस क्वेश्चन को नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि जब डिसीजन एक ही है, एक ही रास्ता है, एक ही गोल है, तो वहां पर कुछ तरह का भी कंडीशन का बात नहीं आता है। लेकिन जब मल्टीपल गोल है, मल्टीपल रास्ता है, तो वहां पर हम लोग को कंडीशन को फुलफिल करवाना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस नंबर को चेक करने के लिए इवन है कि नहीं, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। जिसमें चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए आप बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये हेडर फाइल है। अब यहाँ हम आगे स्टार्ट करते हैं। वाइड से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इसमें इंट एक n नाम का वेरिएबल ले लिए
और उसमें उसको हम प्रिंट कर लिए। सबसे पहले बात बता देना चाहूंगा कि कोई प्रोग्राम बनाने के पीछे लॉजिक होता है आईपीओ टेक्निक का। मतलब उस प्रोग्राम में सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, तब जाके उसका प्रोसेस होता है, और जिस तरह से उस तब जाके उसका रिजल्टेंट वैल्यू जनरेट होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो नंबर को इवन चेक करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को इनपुट लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एक इनपुट ले लिए वेरिएबल को, मैसेज दे दिए, और उसको स्कैनफ के थ्रू हम इनपुट ले लिए उस वेरिएबल। इवन का कॉन्सेप्ट क्या हो कि वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। 2 से डिविजिबल का मतलब हो गया रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो बता देना चाहूंगा जो भी ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर, जो ये परसेंटेज का देख रहे हैं इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। इस मॉडुलस ऑपरेटर के क्या करता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जो भी n में हम वेरिएबल वैल्यू दिए होंगे उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, और 2 से डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ इतना पार्ट में 0 आ जाएगा तो उस 0 को 0 से इक्वेट कर लिए, और ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर से हम चेक कर लिए कि अगर ये 0 0 के बराबर है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। तो हम मैसेज प्रिंट कर दिए परसेंट डी इज एन इवन नंबर, और एन मतलब ये एन को इस परसेंट डी के पास रिप्लेस कर देगा। सपोज करिए एन में 6 दे दिए, 6 2 से डिवाइड है तो यहाँ आ जाएगा 6, इसके जगह 6 प्रिंट यहाँ से उठा के 6 यहाँ पेस्ट कर देगा। अब मैसेज देगा 6 इज एन इवन नंबर। चलिए इसका आउटपुट से समझते हैं। जैसे देखिए सपोज करिए कि अगर आउटपुट जो है इनपुट हम वैल्यू करते हैं एन में 8 करते हैं तो मैसेज देगा 8 इज एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर रिमाइंडर मेरा 0 आने वाला है, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर इस तरह के मैसेज देगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इस तरह से हम इनपुट अगर एन में 5 कर दिए तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है, क्योंकि इफ का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रू बॉडी को एग्जीक्यूट करवाता है, फॉल्स बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इफ का ये एग्जाम्पल, इफ स्टेटमेंट का ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ भी देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। इफ एल्स जो है ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, और इसमें होता क्या है आपको एक लाइन से समझते हैं। दिस स्टेटमेंट चेक द कंडीशंस, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड द ट्रू बॉडी विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज फॉल्स बॉडी विल एग्जीक्यूट। इसमें देखिए उससे बेटर है ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ट्रू बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स कर गया तो उस इफ में क्या था, कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद कोई भी आउटपुट नहीं आता था। लेकिन इफ एल्स के अंदर अगर जो कंडीशन फॉल्स कर गया फिर भी उसमें बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स बॉडी लेकिन वो होगा। तो चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में इफ स्टेटमेंट ट्रू बॉडी हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया, क्योंकि कंडीशन होता ही है मोर देन वन सिचुएशन, तो उसमें अगर एक सिचुएशन ट्रू हो गया तो काम कर गया, लेकिन अगर वो सिचुएशन ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा भी तो काम करना चाहिए। यहाँ पर ये ट्रू कंडीशन फॉल्स कर गया तो यहाँ से एल्स पार्ट में आके माने फॉल्स पार्ट में आके उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उम्मीद करते हैं सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इस पर बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर उसी तरह राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इवन और ऑड। चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है, उसको बहुत डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए फिर भी हेडर फाइल हम स्टार्ट किए, वॉइड में वॉइड फंक्शन शुरू करिए। अब यहाँ पर इंट एक वेरिएबल ले लिए जिसमें इनपुट कर लेंगे, और उसको हम 2 से डिवाइड करके चेक कर लिए। अगर नंबर डिविजिबल 0 से है तो नंबर इवन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो मेरा आउटपुट देगा नंबर ही क्या है, ऑड है। आउटपुट भी देख लीजिए साथ साथ। इफ इनपुट नंबर एन 8 दे दिए तो 8 को इवन नंबर बता देगा। अगर हम 5 इनपुट कर दिए, 5 ऑड है तो वो ऑड नंबर दे देगा। तो इस तरह से इवन ऑड का प्रोग्राम बेटर आपको इफ एल्स का समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये देखिए इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट क्या है। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो चेक द कंडीशन। ये क्या करता है, इफ एल्स ये भी कंडीशन को चेक करता है इन फॉल्स पार्ट, लेकिन ये क्या करता है फॉल्स पार्ट में भी कंडीशन को अगर चेक करता है तो वो इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट कहलाता है। फॉल्स पार्ट में भी अगर कंडीशन को कोई चेक करता है तो उसको हम इफ एल्स इफ कहते हैं। और इसका यूज किस लिए होता है, दिस यूज टू मोर देन 2 कंडीशन। अगर 2 कंडीशन हो तो उसके लिए इफ एल्स यूज करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा कंडीशन हो तो वहां पर हम इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट था, नंबर इवन और ऑड ही होता है, तो वहां पर इफ एल्स का कॉन्सेप्ट से हम लगा दिए क्योंकि कंडीशन 2 था। लेकिन जैसे ही कंडीशन 3 हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर इफ एल्स लिखेंगे, इफ एल्स इफ का यूज करेंगे। इसका हम सिंटेक्स के साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए
चलिए देखते हैं सिंटेक्स इसका। सिंटेक्स में आ जाइएगा तो देखिए इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और यहाँ पर ट्रू बॉडी हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो अगर मान लीजिए मेरे पास 3 कंडीशन है तो ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो फिर भी मेरे पास 2 कंडीशन है, तो अब फिर नेगेटिव पार्ट में आके फिर से उस 2 में से चेक करना होगा कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। तो अगर कंडीशन चेक करेंगे तो फॉल्स पार्ट है, इसके लिए फॉल्स पार्ट है बट इसका जो है ट्रू बॉडी है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स कर गया तो अब ये फॉल्स एग्जीक्यूट करने वाला है। ये स्टेटमेंट आपको 3 स्टेटमेंट के लिए, अगर 4 होगा तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इफ एल्स फिर इस तरह से करते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड इक्वल टू 0। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें 3 स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव का, एक निगेटिव का, एक इक्वल टू 0, मतलब तीन कंडीशन है। कंडीशन मोर देन 2 है तो यहाँ पर इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप देखिए इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर वॉइड हेडर फाइल और वॉइड में वॉइड शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल इनपुट ले लिए। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, अगर कोई नंबर जो है पॉजिटिव कब होता है, जब वो नंबर 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम चेक किए इफ n ग्रेटर 0, माने n जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं वो 0 से बड़ा है क्या। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो मेरे पास अगर पॉजिटिव नहीं है नंबर तो अभी क्या क्या हो सकता है, या तो निगेटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो अभी 2 कंडीशन बचा हुआ है, तो इसलिए हम एल्स इफ में आके फिर से कंडीशन चेक कर लेंगे। एल्स इफ n लेस देन 0, अगर अभी कंडीशन ट्रू कर गया तो नंबर निगेटिव है, अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो अब मेरे पास एक ही कंडीशन बचा, वो है इक्वल टू 0। तो हमको अब चेक करने की कंडीशन जरूरी नहीं है, हम सीधे सीधे मैसेज प्रिंट कर देंगे नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप डाउट होगा कि अगर कंडीशन 4 हो, 4 5 6 7 जितना भी हो, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ये इफ लगा दिए, यहाँ पर एल्स इफ, इस तरह एल्स इफ को रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में एल्स लगा देंगे, कंडीशन काम खत्म। तो आपको उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा, एल्स इफ का कॉन्सेप्ट। तो इसका आउटपुट देख लीजिए, अगर हम इनपुट करते हैं n में 5 तो मैसेज देगा, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 8 को करते हैं 8 इज पॉजिटिव नंबर, या 5 है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। चलिए अगर नंबर इनपुट करते हैं नंबर n में क्या -6, तो -6 निगेटिव नंबर है। अगर हम n में दे देते हैं 0 तो 0 क्या है, इक्वल टू 0 है। तो उम्मीद करते हैं प्रोग्राम भी आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए लास्ट जो है आपका नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। ये नेस्टेड इफ होता क्या है, इसके बारे में एक लाइन पढ़ लेते हैं कि द इफ इनसाइड डिक्लेयर अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर किसी इफ के अंदर एक और इफ डिक्लेयर कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट नेस्टेड का कहला जाएगा, नेस्टिंग ऑफ द इफ कहला जाएगा। तो इसको समझिए, सिंटेक्स से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एक इफ है, कंडीशन डाल दिए, इस इफ के क्लोजिंग हुआ नहीं, उसी इफ के अंदर आके एक और इफ लगा दिए। यहाँ पर देख रहे हैं एक इफ है ये, उसके अंदर एक और इफ लगा दिए, तो ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करते हैं, इसको हम अभी प्रोग्राम के माध्यम से आपको डिटेल में समझाएंगे। माने एक इफ लगा दिए, उसके अंदर अगर ट्रू हो जाता है तो एक और इफ हो गया। तो इफ के अंदर इफ माने नेस्टेड इफ। इसका सिंटेक्स देखिए, एक इफ लगा दी, इसके अंदर एक और इफ लगाइए, फिर अगर ये चेक किए अगर ट्रू है तो ट्रू, ठीक ट्रू कर बॉडी एग्जीक्यूट कर गया, और फॉल्स हो गया ये वाला कंडीशन तो इसका फॉल्स हो गया। अब देखिए इसका इस इफ का तो ट्रू और पार्ट फॉल्स पार्ट दोनों है, लेकिन इसका सिर्फ ट्रू लिखाया गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका फॉल्स भी लिखेंगे तो फॉल्स यहाँ आ जाएंगे इस लाइन में। एल्स इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन तो फॉल्स पार्ट बट ट्रू बॉडी, मान इसके लिए इस इफ के लिए ये फॉल्स पार्ट है, लेकिन इसका अपना जो है ट्रू बॉडी इसका होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स पार्ट तो है ही, लेकिन फॉल्स बॉडी हो जाएगा क्योंकि इसका ये फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रोग्राम से डिटेल में समझेंगे। चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर में से बड़ा नंबर खोजना है। उसके लिए पहले पीछे लॉजिक क्या है, बहुत डिटेल में आपको सीधे प्रोग्राम पर नहीं ले जा रहे हैं, पहले लॉजिक समझते हैं कि 3 नंबर में बड़ा खोजना है, लॉजिक क्या है और कौन सा इफ स्टेटमेंट यूज होगा, इफ यूज होगा या इफ एल्स यूज होगा या इफ एल्स इफ यूज होगा या नेस्टेड इफ होगा, इसमें डिटेल में समझिए। देखिए जैसे अगर हमको कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ए, अगर ए कब बड़ा होगा, 3 नंबर है, ए को बड़ा होने के लिए 20 से बड़ा चेक करना पड़ेगा। मतलब ए जो है 20 से बड़ा, अगर ये बात सही हो जाता है
तो ए तो बी से बड़ा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा होने के लिए सी से भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों बात सही है तो क्या होगा, ए बड़ा होगा। उसी तरह अगर आ जाते हैं बी का कंडीशन, अगर बी को बड़ा होने के लिए ए से भी बड़ा होना पड़ेगा, सी से भी बड़ा होना पड़ेगा, दोनों से अगर बड़ा हो गया तब कहेंगे बी बड़ा है। साथ ही साथ अगर सी को बड़ा होने के लिए सी को ए से चेक करेंगे और सी को बी से भी चेक करेंगे, अगर दोनों बात सही हो गया तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा। यही लॉजिक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन कितना है, एक ए बड़ा हो रहा है बी से, तो अगर ये कहीं सही हो गया कंडीशन तो उसके अंदर एक और कंडीशन आने वाला है। तो मैंने एक इफ के अंदर एक इफ मतलब एक ट्रू हो गया तो दूसरा ट्रू चेक करना है। तो एक ट्रू के अंदर ट्रू मतलब एक बड़ी एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो यही कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ का है और क्वेश्चन से आपको समझ जाना है कि इसमें किस तरह का इफ को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए कंप्लीट प्रोग्राम आपके सामने आ गया। यहाँ पर हेडर फाइल void मेन void फंक्शन, इसके बारे में डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप जाके चेक करते हैं चैनल प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 नंबर में बड़ा खोजना है, तो सबसे पहले 3 नंबर लेंगे, एक ए बी सी, हम किसी कोई वेरिएबल ले लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब उसमें हम 3 को इनपुट कर लेंगे, 3 बार परसेंट डी एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी, यहाँ से 3 वेरिएबल इनपुट हो गया। अब देखिए ए को बड़ा करने के लिए ए बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अभी हम ट्रू बात को चलते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ए तो बी से बड़ा हो गया, ए तो बी से बड़ा हो गया, बट ए जो है सी से, ए को सी से भी चेक करना पड़ेगा कि ये सी से भी बड़ा है क्या। तो यहाँ से चेक किए कि ये जो है बड़ा सी से, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो मेरा नंबर कौन सा बड़ा हो गया, ए नंबर बड़ा हो गया। मैसेज दे दिए परसेंटेज ग्रेटेस्ट नंबर कॉमा देके ए, माने ए सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, सपोज करिए कि अब ऊपर से तो बढ़े लेकिन ई कंडीशन फॉल्स कर गया, ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स सब देखना है, यही तो कंडीशन स्टेटमेंट सिखाता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो मेरा बड़ा हो गया सी, क्योंकि सी बड़ा हो गया ए से, कंडीशन फॉल्स होने के बाद सी बड़ा हो गया ए से और ए ऑलरेडी बड़ा था बी से, तो सबसे बड़ा सी हो गया। तो यहाँ मैसेज प्रिंट कीजिए सी इज ग्रेटेस्ट। आपको एग्जांपल समझ में आएगा और डिटेल में घबराना नहीं है, फिर से समझा देते हैं। देखिए ए बड़ा है बी से, कंडीशन ट्रू हो गया, नीचे आए ए को सी से चेक किए, ई भी कंडीशन ट्रू, सी सब ए सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन सपोज करिए कि ई वाला फॉल्स हो गया तो सी हो गया ए से बड़ा और ए ऑलरेडी बड़ा था बी से, तो सबसे बड़ा हो गया सी। हम मैसेज पिन कर दिए एल्स में परसेंटेज ग्रेटेस्ट, अब ए सी मतलब सी सबसे बड़ा हो गया। चलिए इस कंडीशन का हम ट्रू पार्ट लिख दिए, इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट लिख दिए। अब इस कंडीशन का सिर्फ हम ट्रू पार्ट लिखें, हर कंडीशन का अपना अपना ट्रू और फॉल्स सब होता है, तो इसका हम अब फॉल्स पार्ट की ओर चलेंगे, यहाँ बढ़ेंगे आके। तो देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो बी हो गया बड़ा ए से, क्योंकि ए बड़ा बी से था तो ट्रू था, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो मतलब बी हो गया ए से बड़ा। अगर ए से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो है बी ए से बड़ा हो गया, लेकिन बी को सबसे बड़ा होने के लिए सी से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके बी को सी से चेक कर लिए, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, मेरा बी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स कर गया, तो फॉल्स कर गया तो सी जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे, तो आप एक वैल्यू चेक करना है, आपको भी प्रोग्राम रन करना है तो यही वैल्यू लेके देखना है, इस तरह का वैल्यू। जैसे देखिए तो चेक दी प्रोग्राम वेरिएबल वैल्यू, देखिए ए बी सी 3 वेरिएबल है। सबसे पहले मान लीजिए 5, ए में 5 दे दिए, बी में 3 दे दिए, सी में 2 दे दिए। हम सबको चेक करके दिखाते हैं बारी बारी से। ए में 5 दिए, आइए यहाँ पर चेक करेगा, ए बड़ा है बी से, तो 5 जो है 3 से तो बड़ा है, तो कंडीशन गया, कंडीशन ट्रू हो गया। नीचे आएंगे, अब ए को सी चेक करें, मैंने 5 को 2 से चेक करेगा, 5 को 2 से चेक करेगा, तो 5 को 2 से चेक करने के बाद हुआ क्या, कंडीशन भी ट्रू कर गया। इसका मतलब परसेंटेज ग्रेटेस्ट मतलब ए सबसे बड़ा है। और इसे भी आपको यहाँ दिख रहा है 5 5 3 2 में से सबसे बड़ा 5 है, तो ये कंडीशन यहाँ तक काम कर गया। चलिए अगर हम सपोज करिए यूजर ये वैल्यू इनपुट कर देता है, ए में 5, बी में 2, सी में 6, तो चलिए ए में 5 इनपुट करेगा यहाँ पर ए, और चेक करेगा बी से, तो 5 जो है 2 से तो बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गया। लेकिन जैसे ही अंदर आया तो ए को सी से चेक किया, मैंने 5 बड़ा है 6 से, तो 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स कर गया। तो कंडीशन फॉल्स कर गया तो यहाँ आ जाएगा इस पार्ट में परसेंटेज ग्रेटेस्ट नंबर सी, मतलब सी का मतलब हो गया ये वाला जो सी है ये सबसे बड़ा हमको बता देगा। तो स्वाभाविक है ये भी कंडीशन काम करेगा। यहाँ से ये इतना दूर पूरा कंडीशन आपको ये 2 वैल्यू से काम करेगा। सपोज करिए यूजर आप अगर ये थर्ड कॉलम वाला वैल्यू देता है तो क्या होगा, चेक करेगा 2 जो है बड़ा है
किससे 6 से, 2 6 से बड़ा है क्या, तो यहीं पर कंडीशन फॉल्स कर गया तो अंदर इन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कंडीशन गया फॉल्स, फॉल्स पार्ट में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ चेक करेगा बी को चेक करेगा सी से, माने 6 को चेक करेगा 4 से, तो 6 जो है बड़ा है 4 से, कंडीशन ट्रू हो गया, तो परसेंटेज ग्रेटेस्ट नंबर बी, मतलब बता देगा बी सबसे बड़ा है, और आपको दिख रहा है 2 6 4 में से 6 सबसे बड़ा है, तो ये कंडीशन काम कर गया। सपोज करिए यूजर ये इनपुट करता है, ए में 2 देता है, बी में 4 देता है, सी में 6 देता है, तो चलिए यहाँ चेक करेगा पहले, ए जो है बड़ा है बी से, मतलब 2 बड़ा है 4 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ जाएगा, और यहाँ आने के बाद चेक करेगा बी को सी से, बी बड़ा है सी से, मतलब 4 बड़ा है 6 से, तो ये भी कंडीशन फॉल्स कर गया, और जब ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो इस एल्स पार्ट में आके बोलेगा कि परसेंटेज ग्रेटेस्ट नंबर सी, मतलब सी जो मेरा वैल्यू 6 है ये सबसे बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आपको इफ एल्स इफ का थोड़ा सा डिटेल में कौन हम बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का था, हम वैल्यू लेके भी आपको देखें, आप इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके देख सकते हैं, इतना तरह से हम लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर भी सी लिखा गया और यहाँ पर भी सी को बढ़ा के, ऐसा दो दो क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे के लॉजिक यही है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया, और हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या मिलने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर लूपिंग का कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हम देखे हैं इफ का कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट, नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। अब इसका नेक्स्ट जो वीडियो 6th रहने वाला है उसमें हम देखेंगे लूपिंग का कॉन्सेप्ट, लूप कितने टाइप्स का होता है, लूप है क्या, और लूप के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, बनाते कैसे। तो अभी चलते हैं हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करने के लिए, हम अभी डेस्कटॉप, दोस्तों इस प्रोग्राम को करने के लिए अभी हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, और डेस्कटॉप पर आने पर हम सबसे पहले अपने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। अगर आपके सिस्टम में टर्बो सी प्लस प्लस है तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर फॉलो करके आप टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में टर्बो सी प्लस प्लस नहीं काम करता है तो आप देव सी प्लस प्लस को भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हो, तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे और ये टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर जो है ये मेरा ऑन होगा, जहां पर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ से मेरा टर्बो सी प्लस प्लस ऑन हुआ, ये देखिए स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, ऐसे करके इस सॉफ्टवेयर को हम ऑन कर लेंगे। अब ऑन करने के बाद हम चलेंगे इसके फाइल मेनू में और यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेंगे, और न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे, वाइड मेन वाइड हेडर फाइल भी लगाएंगे। चलिए हेडर फाइल को लगा ही लेते हैं, टॉप पर आ जाएंगे, हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h, हेडर फाइल लगा दिए, हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल हम यूज कर ली। कॉमन हेडर फाइल है जो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, एक कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इवेंट का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेंगे एन नाम का। अब यहाँ पर जो है प्रिंटफ से मैसेज दे देंगे इनपुट 1 नंबर, यूजर को मैसेज दे दिए इनपुट 1 नंबर। अब स्कैन से उसको हम इनपुट कर लेंगे, स्कैनर फंक्शन से %d कॉमा दे के m%n, ये वेरिएबल में वैल्यू हम क्या किए, इनपुट ले लिए। अब हम इवेंट का कॉन्सेप्ट चेक करना है, तो n जो है नंबर डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 0 अगर हो जाता है तो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। तो यहाँ मैसेज दे देंगे, जो भी जिस तरह से मैसेज देंगे उस तरह से वैल्यू आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए %d इज एन इवन नंबर, ठीक है, कॉमा दे के एन है, तो यहाँ पर एन कर दिए। अब यही प्रोग्राम मेरा बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा गेट सी एच लगा दें। गेट सी एच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे, गेट सी एच होता क्या है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। अभी फिलहाल बता दें, गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन है स्कैनएफ के थ्रू, स्कैनएफ की तरह, लेकिन स्कैनएफ और गेट सी बहुत सारा डिफरेंस है, जिसको हम डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे आगे फाइल मेनू में आके। चलिए हम यहाँ पर इवेंट बनाते हैं, इवेंट डॉट करके सी, इससे डॉट सी एक्सटेंशन लगाना, सी का फाइल है। यहाँ से देखिए फाइल चेंज हो गया। आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने का शॉर्टकट कमांड आपको बताया गया है, Alt+F9, या मेनू से भी जाके हम कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट कमांड दिया, यहाँ से कंपाइल करेंगे। अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा तो मेरा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दिया आपको कि यहाँ देखिए लाइन कितना कंपाइल हो, 469 लाइन कंपाइल हुआ, लेकिन हम लिखे कितने लाइन थे, एक, अगर 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमने लिखा 15 लाइन, लेकिन ये बता कितना रहा है, 469 लाइन लिख रहा है। तो ये सब कहाँ से रीड कर गया, ये जो मेरा हेडर फाइल है, ये जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को भी ये रीड करके कंपाइल किया है। तो समझ सकते हैं आपको। चलिए, इसको कंपाइल तो हम कर लिए बहुत अच्छे से, एरर नहीं है। अब इसको हम लोग रन कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ से मेरा आउटपुट आने वाला है। यहाँ मैसेज दे दिया, इनपुट 1 नंबर। चलिए 6 देते हैं, ये मेरा सही से एकदम आउटपुट आ गया। आपको एक चीज बताए थे अभी, ये %d को हम जहां पर यूज करेंगे वो वैल्यू उस जगह रिप्लेस करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर ये मैसेज को हम थोड़ा सा बदल ले, इवन नंबर इक्वल टू %d। अब हम %d आगे लगा दिए, तो वो वैल्यू को थोड़ा सा इसको सेव कर लेंगे, फिर से कंपाइल कर लेते हैं, एरर नहीं है, रन करेंगे। अब जहां भी वैल्यू दिए हैं उसको उस जगह रिप्लेस कर देगा। ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना है। %d को शुरुआत में, अंत में या बीच में हम कहीं देंगे, उस वैल्यू को उस जगह रिप्लेस कर देगा। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये इफ का अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम बताते हैं आपको। जैसे इस प्रोग्राम में रन किए, 7 दे दिए, देखिए कोई वैल्यू इनपुट आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि इफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट काम करता है, फॉल्स पार्ट काम नहीं करता है। तो अब इस फॉल्स पार्ट को भी कराने के लिए बहुत डिटेल में हम एल्स लगा देंगे, और यहाँ से हम एल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पर जो आ जाएंगे और मैसेज दे देंगे, %d इज अ ऑड नंबर, ठीक है, और कॉमा दे के n, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम सेव कर लेते हैं वापस ऐसे, और यहाँ से कंपाइल ऐसे कर लेंगे, कोई एरर नहीं है, और ऐसे रन कर लेंगे। और ये देखिए, अभी 7 देंगे तो फिर भी 7 आउटपुट बता दिया। तो ऐसे इफ, और अब हम फिर वापस से एक बार रन करके इवन नंबर दे के देखते हैं 6, तो देखिए 6 पर भी काम कर गया। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर, चेंजेस करके हम आप चेक करते हैं। इसी प्रोग्राम को चेंजेस करके या न्यू फाइल हम ले लेते हैं। चलिए एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट लेंगे, जिसमें चेक द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर ले लेंगे। देखिए हैश इंक्लूड stdio.h। दोस्तों एक चीज बताते हैं, आज नया कुछ, अगर नया कुछ सीरीज से टाइप किए तो देखिए हम हेडर फाइल नहीं लगाते इस प्रोग्राम के अंदर, फिर भी मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे अभी हमको आपको। जैसे INT अगर हमको चेक द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर, चेक द नंबर इज पॉजिटिव निगेटिव चेक करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, मैसेज देंगे इनपुट 1 नंबर। यूजर को मैसेज दे दिए, एक नंबर इनपुट करो। यूजर स्कैनएफ से थ्रू वो एक इनपुट वैल्यू कर देगा। यहाँ से स्कैनएफ %d और कॉमा दे के %n, यहाँ से एक वैल्यू इनपुट हो गया। अब हम चेक कर लेंगे क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ से मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ ऐसे करके, और यहाँ पर जो है %d इज अ, एक मैसेज दे देंगे ऐसे करके, पॉजिटिव नंबर और कॉमा दे के n, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया था, अभी भी मेरे पास 2 कंडीशन है जिसमें n छोटा हो सकता है 0 से या बराबर हो सकता है। तो हम किसी एक को चेक कर लेंगे, छोटा को ही चेक कर लेंगे, या बराबर को भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चेक है %d इज अ निगेटिव नंबर, तो सही कर ले अश्विन जी, निगेटिव नंबर, ये मैसेज दे दिए, कॉमा दे के n, यहाँ से हो गया ये। अब साथ ही साथ अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स कर गया, तो अब लास्ट में एक कंडीशन और बचता है, तो उसको भी हम आउटपुट दे देंगे, प्रिंट एफ %d कॉमा %d इज एन इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा दे के n। यहाँ से ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी। अब हम गेट ch भी लगा लेते हैं, ऊपर चलते हैं CLSCR भी लगा लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर इसको सीरीज को फॉलो करते रहे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, चलिए आते हैं सेव करके, यहाँ पर हम किसी भी देते हैं POS करके .c लगाते एक्सटेंशन। देखिए हम अभी हेडर फाइल लगाए नहीं है, फिर भी मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आने वाला है। देखिए एरर नहीं आया, 20 लाइन लिखे थे तो 20 लाइन एग्जीक्यूट कर गया। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी हम टर्बो C++ के अंदर .c एक्सटेंशन से अगर उस फाइल को सेव कर लेते हैं, तो वो इंटरनली जाके उसके लाइब्रेरी से ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर हम लाइब्रेरी नहीं भी लगाते हैं तो वो काम कर जाता है। लेकिन यही टर्बो C++ एक्सटेंशन कभी नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हमको हेडर फाइल लगाना नेसेसरी बन जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर चलिए इसको कंपाइल तो हम कर लिए, कोई एरर नहीं था, रन करते हैं इसको। अब रन करने के बाद इनपुट 1 नंबर पूछा, 5 दिए तो बोल दिया पॉजिटिव है। अब हम इसको फिर वापस रन करके देखते हैं सारा कंडीशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माइनस में देते हैं 7 तो बता दिया निगेटिव है।
अगर हम 0 इनपुट करके देखते हैं तो 0 में इनपुट किए तो भी बता दिया 0 इक्वल टू 0। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं तो एक प्रोग्राम और देख लेते हैं उस प्रोग्राम को जिसमें चेक द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। अगर हम चलिए यहाँ पर अभी लोअर ऑफ टू नंबर चेक कर लेते हैं, void मेन void। चलिए हेडर फाइल लगा लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम उसे बता दिए हैं आपको, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे और ऐसे करके हम जो है 3 वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम इनपुट करेंगे। चलिए ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए और तीनों में हम अच्छे से इनपुट ले लेंगे इसी तरह, और इसमें मैसेज दे देंगे इनपुट 3 नंबर। एक मैसेज दे दिए इनपुट 3 नंबर्स, यूजर को मैसेज दे दिए 3 नंबर इनपुट करो, स्कैन कर लेंगे। और स्कैन करने के बाद यहाँ पर जो है हम %d यूज कर लेंगे, %a, %b, %c। ये 3 वेरिएबल में वैल्यू हम इनपुट ले लिए। अब लेने के बाद हम चेक करेंगे, सबसे पहले ए को हम लोअर चेक करके दिखाते हैं, ग्रेटर तो बता दिए। ए को छोटा चेक कर दिए बी से, अगर ये छोटा हो गया बी से तो साथ ही साथ हम चेक करेंगे ये जो है छोटा है सी से। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गया मेरा नंबर कैसा होगा, तो नंबर हो जाएगा कैसा, तो नंबर हो जाएगा जो नंबर हम ए जो है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लिखेंगे %d इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, कॉमा देखिए ये कर दिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो नंबर कौन सा छोटा हो जाएगा, तो सी छोटा हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्वेश्चन से, लिखेंगे %d इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, %d इज स्मॉलेस्ट नंबर, कॉमा देके सी। चलिए ये भी काम खत्म। अब हम चलते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो अभी भी मेरे पास क्या है, कंडीशन है कि बी को छोटा चेक करेंगे सी से। अगर बी सी से छोटा हो गया तो नंबर कैसा, नंबर सबसे छोटा हो जाएगा बी। तो %d इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, ये मैसेज दे दिए, कॉमा दे के उस नंबर को डाल देंगे। और ये बहुत डिटेल में हो गया। अब हम ये कंडीशन अगर फॉल्स कर जाता है तो नंबर कौन सा छोटा हो जाएगा सबसे, तो सी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे %d इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, कॉमा दे के सी। तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोग्राम बन गया। हम लास्ट में गेट सीएच लगा देते हैं, डिटेल में बताएंगे आगे गेट सीएच क्यों देते हैं, बार बार बता रहे हैं। तो इसको डिटेल में अगले वीडियो से देखेंगे। यहाँ पर CLSR लगाते हैं जिसका भी सिर्फ काम है कि स्क्रीन को क्लियर करना, जो भी डॉस स्क्रीन आता है। इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए सेव करने के बाद हम चेक फाइल का नाम देते हैं greater.c, एक्सटेंशन दे दिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कंपाइल करेंगे। सॉरी ग्रेटर नहीं लॉर्ड था ना, लेकिन फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। कंपाइल हो गया अच्छे से। अब कंपाइल हो गया तब जाके इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और रन करने के बाद डिफरेंट वैल्यू लेके दिखाते हैं। जैसे देखिए छोटा चेक करना है तो हम यहाँ पर सबसे छोटा पहले 1 2 3, तो सबसे छोटा हो गया 1 बता दिया। वापस दूसरे ऑर्डर में हम इनपुट करते हैं। वापस अगर हम दूसरे ऑर्डर में करते हैं तो पहले 3 2 और 5 बता दिया, यहाँ भी 2 है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे बहुत ही ढंग से प्रोग्राम काम कर जाएगा। और आपको जब भी प्रोग्राम को इस तरह से रन करना है तो आपको डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करना है कि सारे वैल्यू पर ये प्रोग्राम मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम और सारे वैल्यू पर काम कर गया तो प्रोग्राम आपका सही है। तो दोस्तों इस चैनल को फॉलो करते रहे इस वीडियो को, और इस वीडियो में आपको इस चैनल के माध्यम से आपके सी प्रोग्राम के कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, जिसका आज ये 6th वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आएंगे ढेर सारा क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप करते रहे इसको, इस चैनल से जुड़े रहे। अब हम एक चीज़ और बता दें, लाइब्रेरी कैसे ओपन करते हैं। तो लाइब्रेरी के लिए ओपन करके पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जैसे किसी के बारे में देखना है लाइब्रेरी प्री डिफाइन जो भी होता है, उस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ से उसका लाइब्रेरी खुल जाए। जैसे CLSR क्या लिखा हुआ, क्लियर द टेक्स्ट मोड विंडो, टेक्स्ट मोड विंडो करता है, ये एक तरह का फंक्शन है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं आप कि ये है क्या कैसे है। तो इस तरह से लाइब्रेरी हम देख सकते हैं। जैसे void के बारे में देखते हैं, void के बारे में जिस पर जाकर राइट क्लिक करना है उस पर उसका लाइब्रेरी। इंट के बारे में देखना है, यहाँ से इंट दिखा दिया। तो इस तरह से इस लाइब्रेरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, और इस वीडियो को फॉलो करते रहे, इस चैनल को फॉलो करते रहे। अगर चैनल पर नए हैं, आप आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।